लाइक यू पुट इट दिस है, अगर आप धूप में खड़े हैं तो आपको ज़्यादा यूवी रेज और खतरनाक रेडिएशन मिल रही कंपेयर टू अगर आप रिएक्टर के अंदर खड़े। दैट्स हाउ सिक इट इज। आपको केला खाने से ज़्यादा रेडिएशन मिल रही कंपेयर टू आप रिएक्टर के वक्त खड़े हैं। दैट्स हाउ सिक इट इज। सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, क्योंकि लोगों का परसेप्शन उस हिसाब का बना है कि न्यूक्लियर है और वो एक ही मशरूम बनता है। उसके बीच की कहानी ना वो सुनना चाहते हैं या ना वो समझना चाहते हैं या वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। एंड आई हैव सीन मेनी अदर थिंग एंड आई वांट टू हाईलाइट। एक अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था जिसमें देयर वाज वन लेडी, शी वाज सेइंग कि जादू बड़ा भी है, जहाँ से पे इंडिया की सबसे बड़ी यूरेनियम माइंस है, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर डिफॉर्म, उनके किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, दिस एंड दैट। When people say these things, तो लोगों में डर जाता है कि हाँ वहाँ पे यूरेनियम हो रहा है। लेकिन क्या किसी ने उसकी वैलिडिटी चेक की कि ऐसा हो भी रहा है? पहली बात तो आई डोंट बिलीव इट कि ऐसा हो रहा है। एंड व्हाई? बिकॉज देयर इज ए मेडिकल रीजन आई हैव स्टडीड एंड इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वहाँ पे बच्चे इस तरीके के पैदा हो रहे हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज। कौन सा ऐसा मेडिकल टेस्ट किया आपने जिसने डिफाइन किया कि वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है या लेड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हो रहा या आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से नहीं हो रहा, विच इज़ कॉमन इन इंडिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस्ड जो हमारा वाटर सोर्सेज में जा रहा है इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल। या जो हम रिमोट चलाने के लिए सेल यूज़ करते हैं उसको हम डस्टबिन में ऐसे ही फेंक देते हैं, विच इज आउट अगेन lead and harmful particles to the ground, which is coming back to our drinking water sources. Warning. So hello and welcome to another episode of the podcast. अगर पिछली एक सदी में हम बात करें कोई ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को उसकी टोस्ट रखा है, अनडाउटेडली मेनली दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। बट जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं इट्स सच अ क्रिटिकल, सेंसिटिव एंड अ प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट कि इसको समझने के लिए कई लेयर्स है। एंड आई थिंक आज इसी चीज़ को समझने के लिए आई थिंक आई हैव द परफेक्ट गेस्ट विद मी। आई हैव डॉक्टर नितिन सिंह। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी, डेयर फ्रॉम सट्रैक्स, and he also works with ITER, spelled as ITDR, and which is, if I'm not wrong, the world's largest project on fusion energetics. Oh, I got it right. Just like nuclear energy, it was very complex. सबसे पहले sir, thank you very much आप आए and you took out time to speak to us. It's a pleasure. Thank you so much for having and highlighting the importance of the topic. सर की जो एजुकेशन है पेडिग्री वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि विद माई बेस्ट एफर्ट्स मैं अगर उसे प्रोनाउंस करने बैठता तो it would have taken long. So please do go through the description to understand the kind of person that we are speaking to today. So pleasure is all mine. I mean, this is the great thing about podcasts ki, you know, I get to talk to people like you and that's a pleasure for me first. सर मैं मूल निवासी गाँव पाऊँगर से, और जब भी मैं गाँव जाता हूँ मैं अपने कज़िन से, फ्रेंड की कज़िन से मिलता रहता हूँ. सो आई मेट विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स कज़िन्स और उनसे मैं बात कर रहा था. तो प्लेन सिंपल ओल्ड पहाड़ी गाय तो सिटिंग ऑन, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या छपती चीज़ें. तो उन्होंने सारी डेवलपमेंट्स और सारी चीज़ों को देखा एंड इट टुक अ साइड, इट टुक अ ब्रेथ, और फिर मुझे कहते हैं यार बाकी सब तो ठीक है बट विकास और विनाश जो है वो एक साथ चलता. जब हम न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल. बिफोर वी डेल्व इनटू दैट सर, व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर एनर्जी? हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे हैं. इफ यू कैन टच ऑन दैट दी. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि 90% से ज़्यादा इंडियंस गाँव से आते हैं, इंक्लूडिंग मी. सो इट्स अ फैक्ट कि he rightly mentioned, and I think nuclear का introduction तो ऐसे ही हुआ. If you go back in history, people got introduced by nuclear के हिरोशिमा नागासाकी हुआ. तब लोगों को पता चला कि एटॉमिक बॉम्ब जैसी कुछ चीज़ें, न्यूक्लियर तब भी टर्म नहीं थे, एटॉमिक बॉम्ब. एंड दैट्स हाउ पीपल गॉट इंट्रोड्यूस, एंड वो बहुत ही ख़राब इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत ख़राब इमेज बन जाती है तो उसको सही करना इट्स नॉट ईजी, एंड दैट्स व्हाट न्यूक्लियर हैज स्ट्रगल विद. सो न्यूक्लियर प्रोसेस अगर आप देखें तो बहुत ही माइन्यूट सा अंडरस्टैंडिंग है. आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं इट्स ऑल मैटर, या जो भी मटेरियल या लाइफ या वॉट एवर आप उसको देखें, एंड इफ़ यू ब्रेक इट डाउन
तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो यू विल रीच अ पार्टिकल जिससे हर मैटर बन रहा है, दैट्स कॉल्ड एटम. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मेक्स डिफरेंट मटेरियल. अगर एक एटम है तो हाइड्रोजन है, दो एटम है तो हीलियम है, तो उस तरीके से इट गोज ऑन. लेट्स से, और लेट यू पुट इट दिस वे, एक एटम है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, दैट डिफाइंस कि कौन सा मटेरियल है. अगर एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन है तो हीलियम, एंड लाइकवाइज इट कीप ऑन थिंग्स. उसी से गैस, उसी से सॉलिड लिक्विड फॉर्म्स भी उसी के कॉम्बिनेशन से आए. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज बेसिकली अ गेम ऑफ ब्रेकिंग and joining of these atoms at the atomic scale, जहाँ पे ये स्केल पे एटम्स है. सो दो प्रोसेसेस होते हैं, एक फिजन एक फ्यूजन. आप उसको समझिए, एक में फूट रहा है एक में जोड़ रहा है. एंड द प्रोसेस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर, जो बहुत फेमस न्यूक्लियर डंक होता है, दैट इज फिजन, जिसमें आपका एक बड़ा एटम या बड़ा एटम जो अनस्टेबल है, इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एटम्स, एंड देन उस प्रोसेस में कुछ मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में with the application of Einstein का famous equation E equal to mc square. Then you get a lot of energy out of this process. To understand this, you imagine कि एक पत्थर है भाई, आपने उस पर हथौड़ा मारा, हथौड़ा बुझे, अगर वो जब टूटता है तो इट ब्रेक्स इनटू टू, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में. जब आप उनको वापस लगाने रखते हैं तो सारे छोटे पार्टिकल उठा के भी जब आप फेंक करते हैं, उसमें फिर भी गैप रहता है, वो एक कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग ही होता है, या तो धूल बन के उड़ जाता है, या इतना छोटा हो जाता है कि आपको दोबारा रिप्लेस नहीं होता है. नो. सो सिमिलर वे व्हेन यू ब्रेक इन बिगर एटम, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, it breaks into two products, let's say xenon and beryllium, and then उसके बीच में कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, ये वो छोटे छोटे कत्तर जैसे, वो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दैट एनर्जी इज समथिंग so dense कि we can utilize it for any form we want. आप उसको डायरेक्टली एज ए हीट यूज कर सकते हैं, आप उसको हीट को पानी गर्म करके बिजली बना सकते हैं, या फिर जो मिलिट्री पर्पस के लिए होता है दैट प्रो. सो दिस इज फ्यूजन, जिसमें बड़ा एटम फूट रहा है. देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन, जिसमें दो छोटे छोटे एटम्स दे फ्यूज टुगेदर make a bigger atom which is more unstable, and उस प्रोसेस में जब वो बड़ा बनते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर से न्यूट्रॉन एनर्जी मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी वो बोलते हैं. एंड फ्यूजन जो है इट इज़ हैपनिंग इन जितने भी हमारे स्टार्स हैं, हमारा खुद का स्टार जो सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम को पावर कर रहे हैं, all of these are powered by fusion. So these are two, let's say, key nuclear processes. I would say जिससे पूरा यूनिवर्स है. This is how we are. Now जो सन में फ्यूजन एनर्जी हो रही है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट, एंड वहाँ से जो लाइट हमारे तक पहुँचती, हीट नहीं पहुँचती बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ऑफ स्पेस, जो लाइट पहुँचती है दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. And वो energy is sort of let's say chemical energy, because it's a combination of atoms which forms molecule, and उस level पे होती है. So your solar energy, your wind energy, and any forms of energy what you see, even your fossil is basically the entrapment of this energy. तो nuclear process का energy is getting converted into light, and light energy ka process is getting into all other forms of light. So you see in these transformation there is a loss of energy, and nuclear energy is so dense, if you can directly harness that you will have a lot of energy. So basically this is what nuclear energy is all about, basic process. आई थिंक डेंस इज द वर्ड जो मेरे से अभी इन दिमाग में काट हो गया कि नुकते एनर्जी के टर्म्स में. सर आपका when I was reading about you, तो न्यूक्लियर सेफ्टी के उसमें आई थिंक दैट्स लाइक योर पैम्बो दैट वेर यू कून थ्रू.
एक आपने जब हम इस एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे, एंड थैंक्स फॉर रीडायरेक्टिंग मी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी थिंकिंग बहुत शैलो थी न्यूक्लियर के बारे में। जब हम आज की बात कर रहे हैं 2025 की, इंडिया करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस। 7 गीगावाट्स को अगर मैं समझना चाहूँ, 1 गीगावाट से करीबन 10 लाख घरों की नॉर्मल बिजली चल सकता है। तो 7 गीगावाट्स इट्स इंटू 7, तो 70 लाख घरों की बिजली, चार्जर, लैपटॉप, बेसिक चीज़ें हम चला सकते। 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट्स देख, 100 गीगावाट्स जितना मैंने समझने की कोशिश करी, अगर हम अचीव कर जाते हैं उस टाइम तक, तो हम अपनी जितने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको पावर कर सकते हैं, नॉट टू से जितनी मेजर सिटीज़ एंड एवरीथिंग, और ये सारी की सारी क्लीन एनर्जी से ऑफ किया। Yes. बट इसमें एक की कंपोनेंट, आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई गॉट टू नो, इट्स अबाउट हाउ वी आर planning to do that Yeah. as a pen. See, if you understand the process, what we discuss is more about the science. Okay. There is a big difference between science getting converted into engineering. And then engineering is something from where you get all your processes done. Okay. For example, even if you take this example of a mic, we are speaking, there are forms of vibration because of this sound which are being trapped by this and then converted into the signal and feeding to the cameras and all. Simple process is this. This is science. But if you open this entire mic, you will see there are layers, okay, which converts this vibration into the forms of signal. Similarly, the science is simple. You need to have a bigger atom, which we in this case we know that it's uranium-235. But how to break it, and when it will break, what will happen? The heat which will be generated, how we should take it out and convert it into electricity or the whatever we want to do. So, उसमें क्या है? उसके लिए there are things called reactors, commonly known as nuclear reactors, जिसमें we will put some fuel in some different tubes. और आजकल अलग कंसेप्ट्स भी हैं, बट फ्यूल इज बेसिकली यूरेनियम बेस, इट कैन बी प्लूटोनियम एज वेल, इट कैन बी थोरियम एज वेल. बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फ्यूल्स आर डिफरेंट एंड कम टू दैट पार्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली यू पुट सम फ्यूल, वहाँ पे यू इंसर्ट सम न्यूट्रॉन्स विच इनिशिएट द रिएक्शन. एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गई, देन देर आर मोर न्यूट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ इट एंड देन दे आर इंटरैक्टिव विद द फ्यूल एंड दिस रिएक्शन इज कंटिन्यूअस. तो एक साइक्लिक रिएक्शन चल रही है एंड देन आपकी कंटिन्यूस हीट निकल रही, एंड उस हीट को आप डिफरेंट प्रोसेसेस से यू बन योर टर्बाइन एंड एवरीथिंग इज आते. नाउ इंडियन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इंडिया में रिएक्टर्स बनते हैं और लगते हैं, वी रिलाई मोर ऑन नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल एंड प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, बट वी हैव अदर्स एज वेल. लेकिन जो रिएक्टर बनने में लगने में टाइम है वो 5 से 10 साल का है. जब से कंस्ट्रक्शन शुरू होती है उससे 5 साल से लेके 10 साल तक वो ग्रिड पे कनेक्ट होके आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाता. अगर आप एक रिएक्टर 10 साल में लगा रहे हैं और आपको 100 गीगावाट जाना है, आप 8 गीगावाट पे बहु, तो आपको कितना टाइम चाहिए? वो एक पॉइंट है टू अंडरस्टैंड कि वाई इट लुक्स चैलेंजिंग. एंड अगर आप पैरेलल में भी कर दे हो तो फिर आप पैरेलल में भी कितना इन्वेस्ट कर पाओगे एक साथ की लगा पा? दैट इज समथिंग अनदर चैलेंज. सो द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग इज दिस कॉम्प्लेक्स कि आपको यहाँ से वहाँ लेके जा रहा. एंड यू राइटली मेंशन अबाउट सेफ्टी. 2 चीज़ें हैं जिससे लोग हमेशा से डरते हैं. एक, क्योंकि पास इमेज, वो मशरूम जो क्लाउड था 45 वाला वो है, विच इज़ नो वेयर क्लोज टू वॉट वी आर डिस्कसिंग. एक चीज़ जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त 2025 में समझने के लोगों तो कि nuclear are two. There are 2 sides of the same coin. There is one which we call military nuclear or strategic nuclear.
एंड दूसरा ही सिविल न्यूक्लियर। जो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डेटरेंस भी कॉल देम, क्योंकि आपके पास दिखाना ज़रूरी होता है कि हमारे पास है ताकि सामने वाला डरते रहे टाइप्स। तो वो एक एस्पेक्ट है विच इज़ समथिंग डेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर द एक्सपर्ट, दे नो हाउ, वाई, हाउ मच दे टेक केयर। बट जो एक aspect है which is more connected to common people is the civilian there, civil nuclear, which is the energy part. And उसके साथ साथ why nuclear is so important कि वो energy के साथ साथ आपको और भी चीज़ें देता है। It gives you health care, जितना भी रेडिएशन थेरेपी है, कैंसर ट्रीटमेंट है, आपका एक्सरे है, आपका MRI है, आपका CT स्कैन है, पेट CT है, वो सारी चीज़ें मेडिकल की जो आ रही हैं वो इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर। दूसरा जो एग्रीकल्चर है, आपका फूड रेडिएशन है, आपने देखा होगा भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि स्पाइसेस बाहर नहीं जा पा रहे या हमारे मैंगोज को बाहर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट्स बिकॉज दे आर नॉट इरेडिएटेड। तो फूड रेडिएशन से यू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, आप सीड्स की सेल्फ लाइफ बढ़ा पाते हो, क्रॉप में कीड़े कम लग पाते हैं, यू डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एज वेल। साथ साथ में यू कैन डू डीसैलिनेशन। हमारे पास पानी की दिक्कत है, वी नो, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे गर्मी हीट वेव्स आएंगे, ओके, पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बट वी हैव अ लॉट ऑफ सी वाटर, 3 साइट्स इंडिया की सी वाटर्स हैं, वी कैन डीसैलाइनेट। आप उसको खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दी न्यूक्लियर हीट। तो ये सारी चीज़ें आपको एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ मिल रही है, बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ फास्ट पिकिंग हो। नाउ आई टोल्ड यू कि हमें फ्यूल समझना इंपॉर्टेंट। बेसिकली न्यूक्लियर में 3 ही फ्यूल हैं दुनिया में। यूरेनियम 235 जो एक एटम है, फिर प्लूटोनियम 239 जो एक एटम है, और तीसरा यूरेनियम 233 जो एक एटम। नाउ जो U233 है वो भी नेचुरली एग्जिस्टिंग था, और जो प्लूटोनियम 239 है वो भी नेचुरली एग्जिस्टिंग था। जो नेचुरली यूरेनियम एग्जिस्ट करता है वो करता है यूरेनियम इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम 238 जो होता है 99.3% अगर आप नॉर्मल यूरेनियम हो पाते हैं, और 0.7% होता है यूरेनियम 235 जो एक्चुअल फ्यूल। तो अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो आपको इस 0.7% में खेलना है, दैट्स योर फ्यूल, बाकी सब यूजलेस है। लेकिन अगर जो यूरेनियम 238 है, when it absorbs 1 neutron, it gets converted into plutonium 230 जो एक दूसरा फ्यूल बनता है। एंड जो थोरियम है, जो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स। तो थोरियम भी डायरेक्टली फ्यूल नहीं है, बट थोरियम जब एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 238, तो वी विल हैव अनदर फ्यूल। लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो रिएक्टर में ही पॉसिबल है। तो यू कैन नॉट हैव मोर फ्यूल अनलेस यू हैव रिएक्टर, एंड यू कैन नॉट हैव मोर रिएक्टर्स अनलेस यू हैव फ्यूल विच इज 235। So the nexus of challenge is coming mainly because कि इंडिया के पास यूरेनियम रिजर्व्स लिमिटेड हैं, और उसकी वजह से हम एकदम से एक्सपैंड नहीं कर। इफ़ यू नोटिस, अभी मोदी जी ने नामीबिया वाला जो विजिट किया उसमें दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट ऑन यूरेनियम रिसोर्सेज विच इज़ की, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से वी नीड टू हैव मोर फ्यूल एंड देन वी कैन एक्सपैंड अवर प्रोग्राम एज वेल। एंड एक बार एक्सपैंड होगा देन टेंशन नहीं है, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ थोरियम, यू कैन ब्रीथ दोस थोरियम एंड गेट अ लॉट ऑफ U233 टू हैव योर होम फ्यूचर। सो दैट्स द पिक्चर। That's quite a clear picture. जब हम रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने एक्सपीरियंस और लोगों से बात करके और ट्रैवल से ये लगता है कि as I think it was Bill Clinton who said it कि it's all about economics. At the end of the day it's about economics. तो
अगर आप हमारा बजट भी देखेंगे या हमारा इंपोर्ट बिल भी देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि कितना बड़ा पोर्शन जो है उसका हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए जलाता है। तो वंस वी डू दिस, हमारे, जिसे आपने बहुत अच्छा इतनी पॉडकास्ट ही बोला था, हमारी जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा? Yeah, that's what. It's huge and that's impressive. सर एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे was our common maybe appreciation for the scale of World War II. मैं कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, या पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एंड इसमें कुछ उन पायलट की बात थी। पॉल टिबिस, ही वाज वन ऑफ द बॉम्बर्स, B-29 था शायद, जिसने हिरोशिमा में दैट बॉम्ब वाज ड्रॉप। आई अनफॉर्चुनेट बट या इट्स अ ट्रुथ। सो उनके एक पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मे बी मैं इस पॉडकास्ट में रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा ध्यान गया इसे पर कि जब उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया उस टाइम पे, and he took a turn, at that time he could taste the radiation, and this was something जो मेरा ध्यान कभी गया नहीं था। मैंने काफ़ी बार बहुत चीज़ें देखी बट कभी मेरा ध्यान गया नहीं कि कितना बड़ा स्केल हो सकता है चीज़ों का। और जब हम जैसा आपने बोला कि एक गवर्नमेंट का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अलग है और सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अलग, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जब हम ऐसे रिएक्टर्स के एक्सपेंशन की बात करते हैं, और अभी जियो पॉलिटिकली हमने बहुत कुछ देखा है कि न्यूक्लियर के पीछे इजराइल, ईरान और क्या क्या हो रहा है, वोंट गो इनटू दैट, बट सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से जब हम ऐसे रिएक्टर्स लगाते हैं, एज अ सिटीजन व्हाट शुड आई नो, एंड हाउ इज द सेफ्टी पार्ट देयर? I think as a citizen, you should know everything about it, and that's the main thing which will give you more confidence. And let me take you same. जब गैस आई थी जिसका खाना बनाते हैं, आपको पता है गैस में अगर आप देखेंगे उस सिलेंडर में कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टॉक है। एंड विथ दिस वॉल्यूम, लेट्स डिफाइन एक्सप्लोजन, दैट विल गिव यू द पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो 45 वाज वॉट एक्सप्लोजन, एंड यू कंसिडर कि एक रिएक्टर है, सेम चीज़ लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी यूरेनियम है, यहाँ पे भी यूरेनियम। विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी से एक्सप्लोजन या व्हेन वी से बॉम्ब। बेसिकली उसमें क्या होता है, you reduce the volume and you increase the energy, and that's how you get a something which is a packet of energy, and जैसे ही उसे open up होने का मौका मिलता है, it gets open up. Okay, whether it's balloon, same thing, balloon में आप energy भरते जाते हो, volume fixed है। same thing gas cylinder, उसमें एक आपने स्टील का बना दिया, you pushing a lot of gas into it, एक लिमिट होती है, उसके बाद से वो फटता है तो कैन बी डिवास्टेड। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन बॉम्ब एंड रिएक्टर इज, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉम्ब देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी और लॉट ऑफ फ्यूल। मोस्टली जब बॉम्ब की बात होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में यू पुट ऑलमोस्ट 50 to 80 समटाइम्स 90% ऑफ यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम को 39, मोस्टली प्लूटोनियम, क्योंकि उसका इट्स गुड फ्यूल बॉम्ब के साथ। सो दैट इज द इनरिचमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक कास्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्टर, हाईएस्ट जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 400 450 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उसमें 5% मैक्सिमम होता है यूरेनियम 235, 5%। और वॉल्यूम तो बॉम्ब का वॉल्यूम कितना होता है, वही फ्लाइट में लग के नीचे जाता है, एंड रिएक्टर का वॉल्यूम कितना होता है, यू हैव सीन। सो डेंसिटी, लाइक डेंसिटी ऑफ फ्यूल पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखो तो किसी हालत पे वो बॉम्ब जैसी नहीं है, पहला पॉइंट। तो जब वो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है तो ये तो रूल्ड आउट, पहला पॉइंट, लाइक दिस। नो, नाउ कमिंग टू व्हाट यू शुड नो अबाउट सेफ्टी इज लाइक व्हेन इट डिसोशिएट्स, जब वो टूटता है एनर्जी निकलती है, साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसमें से और रेडिएशंस निकलते हैं, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। वो हाई एनर्जी होते हैं, दे कैन गो आउट एंड
penetrate the concrete wall and everything. लेकिन because we know ये सब होता है, so we design the actor in a manner कि ये सारी चीज़ें बाहर ना आए. There are multiple barriers. एक फ्यूल जो एक स्टील के कैप्सूल में है, उसके बाद एक बाहर एक पावर लाइनिंग है, वो पूरा एक सर्किट क्लोज्ड है. उसके बाद एक स्टील का कंटेनमेंट है या एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है. सो कोई भी चीज़ वहाँ से बाहर ना आए. देयर आर मल्टीपल लेयर ऑफ शील्डिंग सो दैट environment and people remain safe. So this is, in terms of safety, I would say reactor is one of the safest place on earth. I have been to, I have seen it operating while I am standing. It's amazing. So that's how safe it is. So what people should actually know, they should go inside the reactor and see by themselves कि क्या, and it's all open. They can go, they can ask NPCIL to go and see. So reactor is not like anything which you should be afraid of. And जितनी भी, and let me put it this way, अगर आप धूप में खड़े हैं तो आपको ज़्यादा यूवी रेज और खतरनाक रेडिएशन मिल जाएंगे कंपेयर टू अगर आप रिएक्टर के अंदर खड़े. दैट्स हाउ सेफ इट इज. आपको केला खाने से ज़्यादा रेडिएशन मिल रही कंपेयर टू आप रिएक्टर के वहाँ खड़े हैं. दैट्स हाउ सेफ इट इज. सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, क्योंकि लोगों का परसेप्शन उस हिसाब का बना है कि न्यूक्लियर है और वो एक ही मशरूम बनता है. उसके बीच की कहानी ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो समझना चाहते हैं, या वो कोशिश ही नहीं करना चाहता. एंड आई हैव सीन मैनी अदर थिंग एंड आई वांट टू हाईलाइट. एक अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था जिसमें देयर वाज वन लेडी, शी वाज सेइंग कि जादूगढ़ में जहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी यूरेनियम माइंस है, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पे आर डिफॉर्म, उनके किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, दिस एंड ब्ला. व्हेन पीपल से दिस थिंग्स तो लोगों में डर जाता है कि हाँ वहाँ पे यूरेनियम हो रहा है, एक हो रहा है. लेकिन क्या किसी ने उसकी वैलिडिटी चेक की कि ऐसा हो भी रहा है? पहली बात तो आई डोंट बिलीव इट कि ऐसा हो रहा है. एंड वाई? बिकॉज देयर इज ए मेडिकल रीजन आई हैव स्टडीड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर वहाँ पे बच्चे इस तरीके की पैदा हो रहे हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज. कौन सा ऐसा मेडिकल टेस्ट किया आपने जिसने डिफाइन किया कि वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है, या लेड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हो रहा, या आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से नहीं हो रहा, विच इज़ कॉमन इन इंडिया. क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारा वाटर सोर्सेज में जा रहा है, इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल. या जो हम रिमोट चलाने के लिए सेल यूज़ करते हैं उसको हम डस्टबिन में ऐसे ही फेंक देते हैं, विच डिस्चेज आउट अगेन lead and harmful particles to the ground, which is coming back to our drinking water sources more and more. So instead of, going to the facts and going to the medical checkups and understanding, we just give the opinion which creates a wrong perception about especially nuclear, क्योंकि लोग पहले से डरे हुए हैं तो और डर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोविड हुआ, आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँ यार मैं चाइना से आया हूँ और मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स कि आप यहाँ से रोक के भागेंगे. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कोविड से डरे हुए हैं. सबके दिमाग में एक परसेप्शन है कि फ्लाइट से आया है, चाइना से आया है, तो लाइक यू गेट इट. सो दिस इज हाउ दिस रॉन्ग परसेप्शन आर फ्लोटिंग अराउंड. पीपल दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. एंड और एक प्रॉब्लम ये है कि whom to trust. जैसे एक हवा चेंज होते हैं, जैसे आप न्यूक्लियर का अनाउंसमेंट हुआ था, इंडिया वांट टू गो इन दैट थिंग, इज अबाउट एवरीवन इज बिकमिंग मोर ऑफ एन एक्सपर्ट. तो कुछ लोग अननोइंगली अलग चीज़ें बोल रहे हैं, हर कोई वांट टू गेट अ लाइमलाइट, तो लोगों में भी कंफ्यूजन है कि हम किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने. मीडिया प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल. दे डोंट हाईलाइट कि व्हाट इज ट्रू. एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. Very unfortunate incident happened recently with Air India flight. Where it was an accident. Very bad. लेकिन एक्सीडेंट होने के दो ही रीज़न होते हैं, मशीन की खराबी या इंसान की खराबी.
एक दूसरे को लीड कर सकती है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों इंडिविजुअली होके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हमेशा यही दो चीज होंगी भी। तो नाउ इफ यू नोटिस, उस एक्सीडेंट के बाद हर मीडिया चैनल में हर फ्लाइट का कहीं ना कहीं न्यूज आना शुरू हो जाता। उससे एक दिन पहले तक कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई फॉल्ट नहीं हो रहा। नाउ यू सी, अब ऐसा लगता है कि हर फ्लाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही। तो दिस इज समथिंग वी लैग इन अवर कम्युनिकेशन। न्यूक्लियर के साथ सेम एसोसिएटेड, वी डोंट वांट टू टेल पीपल बिफोर हैंड कि हाँ लॉजिकली ये सारी चीजें चल रही, सो दैट पीपल गेट प्रिपेयर्ड कि हाँ these are the factors, these are the things which, these are the processes which they should know. So people should know that reactors are safe. They should go and visit by themselves कि भाई हमें जाके देखना है सेफ है तो कैसे है, आपने सेफ्टी मेंटेन की तो कैसे मेंटेन किए। दे शुड ऑल्सो नो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इंडिया में। वो इतने, इंडियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रूवन न्यूक्लियर इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। हमने इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतने सारे लैंडमार्क अचीव किए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो दे शुड नो अबाउट दिस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे शुड ऑल्सो नो कि उनके आसपास रेडिएशंस ऑलरेडी है और वो किसी इंसान ने पैदा नहीं किए, बाय नेचर है। सो दिस इज ऑल दे शुड नो अबाउट सेफ्टी। दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन सर एक्चुअली मुझे काफ़ी अलग लगी एंड यू आर क्वाइट राइट अबाउट दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि चिंपू के बारे में जा, बट मुझे ये कभी सुनने को नहीं मिला जैसे आपने बताया कि हाउ सेफ नो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर नॉट। ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि लाइक अ कॉमन पर्सन लाइक मी कैन गो एंड विजिट ऐसे ही क्या चल रहा है। सर जब हम इंडिया की बात करते हैं, एक चीज़ मुझे जो हमारे विजनरीज थे स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आई ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इट। आई मीन जो विजन था उनका, द लाइफ्स ऑफ विक्रम साराभाई और शिहोमी गाबा, एंड दे वर अमेजिंग। आई मीन एट, अगर मैं गलत नहीं तो 1956 में अप्सरा रिएक्टर वाज कोई established in India and it was the first reactor in all of Asia, yeah, not only in India. इंडिया का सर जब जब मैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में और देख रहा था कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है, इट सॉर्ट ऑफ अपीयर टू मी लाइक के काफ़ी सोच समझ के हर एक चीज़ सोची गई और उस तरीके से करी गई कि ना सिर्फ उस टाइम पर बट के आज जब हम नियरली 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मिले कि आता चाहिए एट लेवल, तो हम तब तक का पूरा विजन एक एस्टैब्लिश कर सकते। हाउ डू यू डू दैट एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर यू फॉर दैट? आई थिंक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, एंड वो दोनों इंटरेस्टिंग भी कह रहे हैं कि एक तो टेक्निकल पार्ट है विच आई विल इसमें, दूसरा पार्ट है लीडरशिप। क्योंकि एक आदमी पूरा 100 साल नहीं चलेगा ना, बट द सिस्टम शुड कंटिन्यू। सो द विजनरी एक्चुअली introduced so many visionaries as well. You spoke two names, but then there are a few more. There were Mr. Iyengar came, Dr. Chidambaram came, and Dr. Talbudkar came. Like, it's a whole generation of people who actually continued the legacy. And I was fortunate enough to know at least two of them personally. So, this is one. The technical part which is amazing to appreciate is आप उस स्टेज पे खड़े हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं, एंड यू आर ड्रीमिंग टू गो विद द टेक्नोलॉजिकल फीट जो उस टाइम पे यूएस एंड यूके एंड जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो अचीव कर रहे हैं, एंड यू वांट टू अचीव दैट। सो इट्स लाइक आप आज की डेट में बोल रहे हो कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे रिस्क लेना है, यू नो, रिस्क एंड दिस एंड दैट। दीज पीपल टुक दैट, एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते द लेवल ऑफ रिस्क दे आर टॉकिंग अबाउट। कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड देन यू वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग विच इज वन ऑफ द नीश टेक्नोलॉजीज। एंड सिमिलरली आज भी हम उस सिनेरियो में मोरलेस हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फ्यूजन एनर्जी अगर आते, people are trying to achieve that in West. We are again trying to achieve that in our own country. हमारा भी एक प्रोग्राम है, वैदिया,
how we should proceed. So these two are key things, and how they put it. If you see, India has currently 3 stage program. Stage 1, जहाँ पे जो हमारा natural uranium है, we will use it, and उसमें हम नेचुरल यूरेनियम डालेंगे जिसमें वही 0.7% टू 35 का है, उससे जो एनर्जी मिलेगी, और उसमें साथ में 238 है जो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा, तो उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे, साथ साथ में रेडियो आइसोटोप्स निकालेंगे जो बाकी इंडस्ट्री में यूज होगा, मेडिकल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नाउ, एंड जो प्लूटोनियम कन्वर्ट होगा उसको वी कैन यूज इट इन स्टेज 2. स्टेज 2 इज फास्ट रिएक्टर्स. फास्ट रिएक्टर्स का मतलब ये नहीं कि वो बहुत तेज चलते हैं, इट्स जस्ट कि उसमें जो न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है वो ज़्यादा एनर्जी की न्यूट्रॉन से भी रिएक्शन दे सकता है. पहले वाले में हम एक जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनको हमें थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है, उनकी एनर्जी थोड़ी कम करनी पड़ती है, एंड इंडिया यूज इट वाटर टेक्नोलॉजी फॉर दैट, हैवी वाटर टू स्टोर इट डाउन. एंड देन सेकेंड स्टेज में हम वो रिएक्टर में प्लूटोनियम डाल सकते हैं, साथ में थोरियम डाल सकते हैं, तो उससे फिर से एनर्जी निकलेगी, एंड जो थोरियम है वो कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में. तो स्टेज 3 में हमारे पास खुद का बहुत सारा यूरेनियम हो सकता है, एंड देन वी विल यूज दिस यूरेनियम टू पावर आवर रिएक्टर एंड एक्सपांड. सो दैट प्रोग्राम इज डिफाइंड बेस्ड ऑन कि हमारे पास क्या है, कितना रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग कितनी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते. एंड एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हम मोस्टली मिस करते हैं, हम कभी भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं करते हैं, विच इज़ अमेजिंग, एंड वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं कर, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड फ्यूल है, तो हम उसका एकदम यूटिलाइज करना चाहते हैं एज मच एज वी कैन. तो व्हाट वी डू, वंस दिस इज ऑल डन, तो हम उसको रीप्रोसेस करते हैं, हम वापस से उसको लेट से काट पीट के वी टेक आउट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी पुट इट बैक, सो दैट कि हम मैक्सिमम फ्यूल यूज कर पाए या मैक्सिमम कैपेसिटी उस फ्यूल का यूज कर पाए. सो दिस इज अनदर यूनिकनेस ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड उसकी वजह से इंडिया के पास अभी भी कोई हाई लेवल वेस्ट नहीं है कि आपको वो जमीन में दबाना पड़ेगा. नाउ वी हैव very little which is still manageable. So the program was unique in that sense. Another aspect which comes is the, let's say, the geopolitical scenario of that point of time when India started. हमारे पड़ोसियों ने हरकतें शुरू की, डी रियलाइज कि हमें भी खुद का मिलिट्री प्रोग्राम चाहिए. So Indian nuclear program never started as a military program. Understand this part. Started as a civil program. जब सिचुएशन खराब होती गई, सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर ओन मिलिट्री प्रोग्राम एज वेल. जब मिलिट्री प्रोग्राम शुरू हुआ 74 में भी इस्माइल दी बुद्धा, देन उसकी वजह से बहुत सारे सेक्शंस लगे, फिर हमें सब बंद कर दिया गया, आपको मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, कैलकुलेशन टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेंगी, कंप्यूटर्स नहीं मिलेंगे एंड एवरीथिंग. सो उसका फ़ायदा नुकसान दोनों हुआ. फ़ायदा ये कि हमने खुद से सारी टेक्नोलॉजी फिर डेवलप की, एंड जब आप कोई भी चीज़ खुद से करते हो तो किसी के पास कोई लिमिट नहीं है, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, जितना भी आप एक्सपेंड करना सर. नुकसान ये कि हम थोड़ा स्लो हो गए, इट टुक अ व्हाइल टू डेवलप दोज टेक्नोलॉजीज एंड देन कम बैक एंड दैट वी एन द एक्सपीरियंस. लेकिन फ़ायदा अगेन वही है क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी को इतना रोबस्ट कर पाए कि हमारे न्यूक्लियर इंडस्ट्री बिकेम दी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट सेफेस्ट nuclear industry across the globe. So this is all happened because of this vision, technological vision, as well as the vision of taking risk and then amount of time. स्पेशली जब हम बिग लीग्स की बात करते हैं, कंट्रीज लाइक यूएस, जो उस टाइम का यूएसएसआर था, वो उस लीग में खड़ा होना ही मेरे हिसाब से टू इंश्योर स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी, आई डोंट नो वेदर दैट इज़ अ फ्रेज और नॉट, बट वो इंश्योर करना कि आज हम वहाँ खड़े हैं वहाँ को, और उस टाइम पे सोचना समथिंग वेरी अनबिलीवेबल टू बी. आई मीन कि आप इतने आगे का उस टाइम पे, स्पेशली जैसे आपने कहा कि न्यूट्री इंडिपेंडेंट कंट्री, या हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे टू से द लीस्ट, तो उस बेसिस का हम इतना आगे बढ़े.
सर जब हम ग्लोबली इन चीज़ों की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल न्यूक्लियर बैम्स, आप फ्यूजन जो प्रोसेस है उसमें आपका आई थिंक इट्स योर प्रीडोमिनेंट फील्ड ऑफ वर्क, इफ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दैट, और एंड ऑफ हैव अ बिट ऑफ, नहीं चलेगा। तो चलेगा। बिकॉज मैं हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था जितने मेरी बुद्धि में आ सके। तो हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम व्हाट हैपेंड विद द in like the mushroom bomb erstwhile, or second part is process matlab the kind of process that goes into it, how different is the department? It's completely different and it has also been achieved. I would say the numbers are quite multiple. अगर आप वो देख रहे हो तो हाइड्रोजन बॉम्ब उस साइज में भी अगर आप देखोगे इट इज मल्टी फोल्ड पावरफुल, सो इट्स समथिंग वी शुड नॉट गो इनटू. दिस इज समथिंग अ की टेक्नोलॉजी. लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि उसको में भी लाइक अचीविंग फ्यूजन फॉर द सिविल पर्पसेस इट्स स्टिल कॉम्प्लेक्स. क्योंकि तोड़ना हमेशा आसान होता है जोड़ने से. सो व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग टू एटम्स टुगेदर उसको एक एनर्जी लगती. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है, जब वो मर्ज करेंगे दोनों सेम चार्जेस है, जब आप उनको पास लाएंगे तो देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच विल पुश देम अपार्ट. तो यू नीड सम फोर्स जिससे वो पास आए फ्यूज करें. एक उतने डिस्टेंस तक आना चाहिए कॉल न्यूक्लियर डिस्टेंस जहाँ पे फोर्सेस चेंजेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती. न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस. तो जब वो लेकिन वो रेंज उनकी छोटी है. सो व्हेन दे केम टू न्यूक्लियर फोर्स रेंज दे फ्यूज. So to give the Putala energy, you need to have some processes, and that's what fusion energy is all about. And across the globe, you rightly mentioned leadership. के लिए technological leadership is quite important, and that's why if you notice, people are contributing a lot in quantum computing, AI technology, digital तो अभी नीचे हो गया. AI is much powerful. क्योंकि जिसके पास टेक्नोलॉजी हाई है उसके लीडरशिप हमेशा है. एंड यू कैन सी ऑल दोज एग्जांपल्स इन फाइटर प्लेन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी और एनीथिंग. सो गेटिंग along with new technologies and innovation is one of the key, and it's not always easy. Take an example of fusion energy. I am like nuclear energy contributed to fusion energy and things like that. So I understood both the aspects. Fusion energy is again one of the advanced technology, and you can call it the technology of future. Why? Because fusion energy, again, it has application of energy, heat and energy have to be there. But if you fine tune it, you can have energy in electricity transmissions. Low energy, low loss energy transmissions. You can use it for plasma propulsion system for space or intergalactic travel. So like imagine, and you can also use it for other medical applications and things like that. All of this is there. So this is something we will be entering in a new era. And right now, all the nations, all those big league, if you see, nobody has reached there yet. Okay, the biggest collaborative event is happening in France, which is the ITER, which is the largest fusion project in the world. जिसमें 33 countries together they are trying to achieve it. Okay, India is also the member. There are 7 members. India, China, Russia, US, South Korea, Japan, and European Union, like 4 of them together. So they all are contributing to this project, and in the end they will get the whole knowledge of fusion technology for this. So I mean, this is how the new technologies advance, and this is one of the key place where India see itself. And this is where we have a lot of things to do and to identify the opportunities to work with. Indian fusion program is
diverse, is getting diverse, I would say. Earlier it was mainly with the Department of Atomic Energy, led by Institute of Plasma Research and ITER India. Now there are 3 startups in fusion industry as well, who are taking an independent charge to, contribute to future technologies in India. So this is also interesting, and I have recently noticed that there are many universities who are actually doing fusion research, which is amazing, which is yet to be done for the nuclear industry. जबकि न्यूक्लियर इंडस्ट्री पुरानी है, फ्यूजन इंडस्ट्री नई है लेग से, लेकिन न्यूक्लियर में यूनिवर्सिटी रिसर्च इज स्टिल मिसिंग. एंड व्हाट इज मिसिंग, जो लोग कर भी रहे हैं, they are still doing the peripheral research, not the core research जो design में या technology development में हो. This is still missing. There's a quote in English, sir. Reality is stranger than fiction. Yes. सबको. मैं ओपेनहाइमर देखता था, I'm a big Nolan बंक तो है. उसमें एक सीन है सर, आपने तो ऑब्वियसली ध्यान दिया होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो. When they are testing that bomb, they could see the cloud, the mushroom just popping up, but जब तक वो पीछे मुड़ता है, the lead character who plays Oppenheimer, I'm forgetting his name, I don't know why, तब तक आवाज़ नहीं आती है, and that bag is not there. So light travels faster than sound. When you're speaking of that whole image was is coming in front of my mind. So जब हम किडर की बात करते हैं, एक मैंने से बहुत ही कर्सरीली पढ़ा इसके बारे में, a thing that was coming was artificial sun. हम इसे आर्टिफिशियल सन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्यूजन सन में भी इट्स द प्राइमरी थिंग दैट्स गोइंग ऑन हियर. व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल सन ऑल अबाउट? I'll tell you 3 part from you, Percy. One, Oppenheimer wala, we'll come back to that. First dialogue which you said, ITER is what I always say, it's like living in realities of fiction. Wow, that's what ITER is. And when we say why it's artificial sun, there are similarities. And there are of course dissimilarities. Similarities क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, सन में what you have is like 15 million degrees Celsius temperature. It's a huge ball of plasma. And similarly what we are trying to achieve at ITER is like 150 million degrees Celsius temperature. सन से 10 गुना ज़्यादा. And more or less plasma, but not, वहाँ पे प्रोटॉन प्लाज्मा ज़्यादा है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्रिशियम प्लाज्मा होगा. सो इन अ वे इट्स अ प्लाज्मा ऑफ 10x दैट सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए आर्टिफिशियल सन. और एक बहुत ही कन्फाइंड, वहाँ पे कन्फाइनमेंट ग्रेविटी से है, यहाँ पे हम उसको कन्फाइन कर रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक फोर्सेस. सो इसीलिए यू कैन से सिमिलर वे है टू अचीव the sun. लेकिन डिसिमिलर इसलिए है, जैसे वहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्रिशियम है. दूसरा, वहाँ पे जो सन में प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी जो है इट्स 70 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ स्टील. दैट्स द सोलर प्लाज्मा. यहाँ पे हम उतनी डेंसिटी नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि उतनी डेंसिटी अचीव करने की यूनिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए you need a super high technology of magnets which are still not there. People are developing, but still not there. So this is what we are trying to achieve at ITER, to have a plasma of as dense as possible, but 150 million degrees Celsius to compensate the density factor, let's say. And so ITER has completed the world's largest and strongest magnet network ever built on the planet. So now you'd be able to confine the plasma in that toroidal vessel where you will have the fuel. So this is all ITER is all about. तो वहाँ पे आप basically क्या करेंगे, a lot of heating you do using different mechanisms. You will increase the energy of particles, plasma particles. So they will burn out with this energy. Then you would use magnetic field. So you have 3 different types of magnets: poloidal field, toroidal field, and central solenoid. Poloidal field are 6 magnets which confine the plasma. Toroidal fields are 18 magnets which confine the plasma, and central solenoid, which is in the middle, it suppresses the plasma and drives the current.
and all of this actually gives you this toroid donut. Okay, in this donut, if you increase the magnetic field, the donut का जो ये circular aperture है पतला donut हो जाएगा, which will increase the density, which will help to get the fusion done. So this is how fusion will be happening at ITER. Now coming back to the story of Oppenheimer thing, I once got really lucky to meet one of the person who was the mathematician at this Manhattan project. That point of time, he's a Nobel Prize award, you know. So, and I'm a big fan of this story. Again, it was the same era, the World War II. वहाँ पे दो लोग हैं. Oppenheimer में 8 aspect missing है. The story goes parallel. There were 2 people. One, this guy, Oppenheimer. There is another, Heisenberg, who was in Germany. And this is where we are living in the era of spies. तो सारी कहानी स्पाई को पता होती थी. And that's how they would do it. And Oppenheimer was not in the business. वो अपना एस्ट्रोफिजिक्स का लेक्चर यूनिवर्सिटी में was doing. Heisenberg started this story. He proposed that we should do it, and he proposed this to Rickler and all. That's how story goes. And यहाँ parallel में then spies के जो information पहुंचा, then they do, we should also do. Then they tried and they didn't succeed, and then they invited Oppenheimer to do it. तो वहाँ से parallel हुआ. And he failed क्योंकि उसके lab में accident हुआ था, and he was not able to achieve that. And then his program was shut down. But he continues, and जो वो लाइट वाला सीन है उसका स्टोरी ये था कि they decided this test. I think कहीं तो रिटर्न भी हो गया, I don't know, but this guy explained to us. तो वहाँ पे टेस्ट था, nobody knew कि कैसा क्या है. एंड सारे जो लोग थे उनको आइसोलेशन में रखा जाता था, अलग अलग पोस्ट. किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा है. So you do your part, you submit it, and that only couple of people. तो Oppenheimer, there was this test planned. तो कुछ लोग चुपके से they went to see. तो वहाँ पे निकले, there was a पहाड़ी एक सा, तो वहाँ से they could sneak in beyond oblique test to there. And so when this test happened, there was like phonic tape cable. That's it. There's no sound or something. क्योंकि न्यूक्लियर इज नॉट लाइक अ बॉम्ब ऑफ में कोई ऐसे साउंड वाउंड नहीं है, कुछ ऐसा पेंसी ड्रामा नहीं होता था कि वो बहुत doesn't have. There is this sonic wave because of the energy and that's. And वो टाइम था तब इन लोगों को रेडिएशंस एंड और उतना नहीं पता था कि कैसे क्या है. सो ओपनहाइमर वो कैप लगा के सीधा ही वाज देयर एक्सपेरिमेंट के टाइम व्हेन जब वो टेस्ट किया उनको पीछे रखा. एंड ही यूज्ड टू से कि ओपनहाइमर जो उसके शॉप के बाद में ही यूज्ड हिज एड टू दिस से व्हिच इज लाइक यूजलेस क्योंकि हैट और ये से कुछ नहीं करेगा. बट इट वाज जस्ट अ टेस्ट, इट वाज नॉट लाइक दैट स्ट्रांग एंड दे वर फार इनफ. ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ही बॉट some sort of radiations at that point of time, then he was treated. So the story was this. So when I watched Oppenheimer, I knew this story well क्योंकि ये मैंने 2013-14 में सुनी थी कॉन्टेक्ट है. सो आई कुड इमेजिन कि क्या हुआ है. सो इट विच इज लाइक क्वाइट रियलिस्टिक व्हाट नॉट इट. सर आई मीन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या, हमारे पास प्रत्यक्ष भी प्रमाण दिए, बस सिर्फ वी आर लिमिटेड बाय टाइम टुडे. एंड सर आपका इतना बिजी शेड्यूल है, यू आर फ्लाइंग इन बिटवीन कंट्रीज एंड व्हाट नॉट, एंड स्टिल आप आए एंड यू फ्लाइंग for this. I mean, I'm humbled and thanks a lot for that, and thank you for you kind of dispelling many myths. और काफ़ी important part जो मुझे लगता है कि मैंने कहीं नहीं, it was an podcast of facts. It's a pleasure. Thank you.